हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं संस्कृत का प्रथम अध्याय वर्ण परिचय। तो वर्ण परिचय जानने से पहले हम थोड़ा सा संस्कृत शब्द का सामान्य परिचय और संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति देख लेते हैं। संस्कृत शब्द क्री धातु में सम उपसर्ग और त प्रत्यय लगकर सुट आगम होकर बना है। संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत और परिनिष्ठित। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। इसके बाद हम देखते हैं व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति। बी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्युट् प्रत्यय करके व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, इससे व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। व्याकरण को शब्दशास्त्र या पदशास्त्र भी कहते हैं। व्याकरण के त्रिमुनि, संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं पाणिनि, कात्यायन या इन्हीं को वररुच भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं पतंजलि। इसके बाद हम थोड़ा सा अष्टाध्यायी जो महर्षि पाणिनि की रचना है इसके बारे में देख लेते हैं। अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी जो महर्षि पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कुल मिलाकर 8 चौक 32 पाद हैं तथा 3978 सूत्र, लगभग 4000 सूत्र हैं। इसीलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा गया है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादेश तथा अंतिम सूत्र अ है। महर्षि कात्यायन या वररुच ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा, इसीलिए इन्हें वार्तिककार कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा जिसे महाभाष्य कहते हैं। इसीलिए व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार के रूप में पतंजलि प्रसिद्ध हैं। महाभाष्य में कुल 84 आहनिक हैं। भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसीलिए इन्हें वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक वर्ण विचार पे। ये तो इतना संस्कृत का सामान्य परिचय हो गया। अब देखते हैं वर्ण या अक्षर। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। वैसे तो न क्षरत इति अक्षर, ऐसा अक्षर शब्द या का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, अर्थात जिनका क्षरण या विनाश न हो वे अक्षर हैं। जैसे अ, ई, उ, क, ख, ग आदि। परंतु सामान्यतया वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। वर्ण 2 प्रकार के हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर को अच भी कहते हैं क्योंकि ये माहेश्वर सूत्र के अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो स्वर की परिभाषा देख लेते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती या आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसीलिए अ स्वर है। इस प्रकार अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ ये सभी स्वर हैं। अब आगे हम देखते हैं स्वरों की संख्या। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी जाती है। जैसे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित हैं, इसीलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। नंबर 2 मूल स्वर। मूल स्वर 5 हैं। जैसे अ, ई, उ, री, री, ये 5 मूल स्वर कहे जाते हैं। अगला है संयुक्त स्वर। ए, ओ, ऐ, औ ये 4 संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। इन्हीं को संध्य स्वर भी कहते हैं। जैसे अ, ई मिलाकर ए बनता है,
और उ मिलाकर वो बनता है, अ और ए मिलाकर ए बनता है, अ और ओ मिलाकर औ बनता है। आगे देखते हैं। उ कालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र से एक मात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक स्वरों की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। अब आगे देखते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के मुख्यतया 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ली, ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। नंबर 2 है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वे दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। अब आगे देखते हैं प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगे, इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों की पहचान के लिए 3 यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अ के बाद 3 का चिन्ह, ई के बाद 3 का चिन्ह, उ आदि के बाद 3 का चिन्ह आदि। अर्थात हम किसी भी स्वर के बाद ये 3 का चिन्ह लगा देते हैं तो वह प्लुत स्वर माना जाता है। ओम, यह स्वर त्रैमात्रिक है जिसका प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। यहाँ ओ प्लुत स्वर है। आगे हम देखते हैं वर्णों का उच्चारण काल। तो इसके लिए एक श्लोक है। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। अर्थात ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा एवं प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक समझना चाहिए। व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा जाननी चाहिए। तो आगे हम एक मात्रिक स्वर देख लेते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। ये जो ह्रस्व स्वर हैं ये एक मात्रिक स्वर है। अब अगला हम द्विमात्रिक स्वर देखते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। अब त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर अ के बाद 3, ई, उ, री आदि प्लुत स्वर हैं। अब अर्धमात्रिक वर्ण देख लेते हैं। जैसे क, ग, ख, ङ, च, ट अर्थात सभी व्यंजन वर्ण। अब मात्रा काल। पलक झपकने के समय को मात्रा काल कहते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन या हल वर्ण। हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजनों का समावेश हो जाने के कारण इन्हें हल भी कहते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन अन्वग भवति व्यंजनम। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। जैसे क, अ मिलाकर क हुआ और ख में भी स्वर वर्ण अ लगा हुआ है। उसी प्रकार ग में या जो भी व्यंजन वर्ण हैं उनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है। जैसे क, च, ट, त, प आदि। इसीलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा गया है। व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। अगला, सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, अतः व्यंजनों को हल भी कहते हैं। कुछ व्यंजन वर्ण 33 माने गए हैं जो कि माहेश्वर सूत्रों के हय वरट से लेकर हल तक 10 सूत्रों में कहे गए हैं। अब हम व्यंजन के प्रकार देख लेते हैं। मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं जो माहेश्वर सूत्रों में गिने गए हैं। जैसे पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चतुर्थ प्रकार है संयुक्त व्यंजन जो कि माहेश्वर सूत्र में इसकी गणना नहीं है। अब पहला नंबर हम जो स्पर्श व्यंजन है उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि स्पर्श वर्ण कहते किसको हैं। तो देखिए,
जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। ये वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चरित होते हैं, इसीलिए स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। तो इसका सूत्र है कादियोमावसाना स्पर्शा। क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। तो इस प्रकार से पांचों वर्गों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब वर्ग किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। इनमें से 5 वर्णों के जो समूह बने हैं इन समूहों का नाम वर्ग है। ये वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर बनाए गए हैं। जैसे क ख ग घ ङ, ये 5 व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं, अतः इन सब का एक वर्ग बनाया गया जिनका नाम रखा गया कंठ वर्ग। क वर्ग कंठ से उच्चरित होने के कारण इन्हें कंठ वर्ण भी कहते हैं। इसी प्रकार च छ ज झ ञ, ये 5 व्यंजन तालु से बोले जाने के कारण तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। इस वर्ग का नाम है च वर्ग। तीसरा है ट वर्ग। ट ठ ड ढ ड़ मूर्धा से उच्चारण होने के कारण मूर्धन्य वर्ण है। इस वर्ग का नाम ट वर्ग है। अगला है त वर्ग। त थ द ध न दंत से उच्चारण होने के कारण दंत्य वर्ण है। इस वर्ग को त वर्ग कहते हैं। प फ ब भ म, ये 5 व्यंजन ओष्ठ से बोले जाते हैं, अतः ये वोष्ठ वर्ण हैं। इस वर्ग का नाम प वर्ग है। इस प्रकार क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कुल 5 वर्ग होते हैं तथा प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, अतः कुल 25 वर्ण हैं। वर्गाक्षर या वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं उदित। तो उदित किसे कहते हैं? कु, चु, टु, तु, पु, एते उदित। इन 5 वर्गों का लघु नाम या दूसरा नाम कु, चु, टु, तु, पु भी है। इनमें उ की इत संज्ञा होती है, अतः ये उदित कहलाते हैं। संस्कृत व्याकरण में जब भी कु कहा जाएगा तो उसका अर्थ होगा क वर्ग, अर्थात क ख ग घ ङ, ये अपने 5 वर्णों का बोधक होगा। चु का मतलब च वर्ग, अर्थात च छ ज झ ञ। टू का अर्थ होगा ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़। तु का अर्थ है त वर्ग, त थ द ध न। पु का अर्थ है प वर्ग, प फ ब भ म। जैसे कुहोस चुह, सूत्र में कु का अर्थ क वर्ग है और चु का अर्थ च वर्ग। इसी प्रकार चुटु सूत्र में चु का अर्थ च वर्ग है और टू का अर्थ ट वर्ग। अब हम एक तालिका के माध्यम से संपूर्ण व्यंजन वर्णों को देख लेते हैं। तो व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। इस व्यंजन वर्णों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है और चौथा भाग संयुक्त व्यंजन है, जो कि पहले ही बता चुके हैं कि इसकी गणना माहेश्वर सूत्र में नहीं हुई है। तो देखते हैं, पहला है स्पर्श वर्ण। तो इसके अंतर्गत आते हैं 5 वर्गों के 25 वर्ण। कादियोमावसाना स्पर्शा। क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ ङ, च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ञ, ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न, प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म है। और अगला विभाजन देखते हैं अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण यड़ प्रत्याहार के वर्ण हैं। इसका सूत्र भी है यड़ो अंतस्थ, य व र ल, ये 4 वर्ण अंतस्थ हैं। उसके बाद देखते हैं ऊष्म वर्ण, जो कि सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। सल ऊष्माण। अगला है संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ आदि। अंतस्थ व्यंजन तो यड़ो अंतस्था,
यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले य व र ल ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। देखते हैं ऊष्म व्यंजन। सल ऊष्माण, शल प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित स स स ह ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। अगला मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जैसे क श अ मिलाकर छ बनता है, त र अ मिलाकर त्र बनता है, ज और य अ मिलाकर ज्ञ बनता है। उसके बाद देखते हैं अयोगवा। वर्ण मात्रिका या वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी हैं। पहला है अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा जिह्वामूली, चौथा उपध्मानी। तो वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण ये अयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग। अंग अह इत्यच परावनुस्वार विसर्गौ, अर्थात अंग और अह ये अच के बाद आने पर क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। अगला है बालकम, रामम, श्यामम आदि में मकार के बाद अकार के ऊपर जो बिंदु अनुस्वार है उसका नाम अनुस्वार है। इसका उच्चारण स्थान नासिका है, नासिका अनुस्वार है। रामः, श्यामः, ग्रामः आदि में मकारोत्तर अकार के बाद जो 2 बिंदु है उसी को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब अगला देखते हैं जिह्वामूली। क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीय, अर्थात क ख के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे जिह्वामूली वर्ण कहते हैं। यथा बालक क्रीडति, बालक खेलति। इसका उच्चारण कंठ के भी नीचे जिह्वामूल से होता है। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। कुप वो कप पौ च सूत्र से विसर्ग ही विकल्प से जिह्वामूली बन जाता है, नहीं तो विसर्ग ही रह जाता है। उपध्मानी। प फ इति प फाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपध्मानीय। प फ के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे उपध्मानी वर्ण कहते हैं। जैसे वृक्ष पतति, वृक्ष फलति। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उपपद्मनीय नाम ओष्ठौ। कुप्वो क पौच सूत्र से विसर्ग ही विकल्प से उपध्मानी बन जाता है। अब थोड़ा सा देखते हैं कार और इफ प्रत्यय क्या होते हैं। तो वर्णात् कारः, संस्कृत व्याकरण में वर्णों में कार प्रत्यय लगाकर बोलना चाहिए। ककार बराबर ककार, ख से खकार, ग से गकार आदि। र में इफ प्रत्यय र और इफ लगाकर रेफ कहना चाहिए। आनुपूर्वी या पदों का अंतक्रम। किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम से व्यवस्थित रहते हैं उस क्रम का नाम आनुपूर्वी होता है। जैसे बालक शब्द में 6 वर्ण हैं, ब आ ल अ क अ। राम शब्द में 4 वर्ण हैं, र आ म अ। बालक और राम के अंत में अकार है, अतः ये अकारांत शब्द हैं। इसी प्रकार हरि, कवि, रवि, ऋषि, कपि आदि कारांत हैं। भानु, गुरु, शिशु आदि उकारांत शब्द हैं। पितृ, भातृ, मातृ, जामातृ आदि ऋकारांत शब्द हैं। राजन, आत्मन आदि नकारांत हैं। मनस, पयस, यशस आदि सकारांत हैं। सरित, जगत आदि तकारांत हैं। अब टोटल वर्णों को हम एक साथ देख लेते हैं। तो पहले वर्ण का 2 विभाजन होता है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। उसके बाद स्वर का 3 भेद, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फिर ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, री आते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ आता है। फिर प्लुत स्वर के अंतर्गत अ, उ, री अर्थात जिस वर्ण के बाद 3 का चिन्ह लगा दिया जाता है वे प्लुत स्वर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन का विभाजन।
मुख्यतः व्यंजन के 3 विभाजन हैं और चतुर्थ विभाजन जो कि माहेश्वर सूत्र में नहीं है वह है संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और मिश्रित व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क से लेकर म तक 25 वर्ण आते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो कि यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, वे 4 वर्ण हैं, य, व, र और ल। फिर ऊष्म व्यंजन जो कि सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और ये भी संख्या में 4 ही हैं, स और ह। फिर अंतिम और लास्ट व्यंजन है मिश्रित व्यंजन, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र आदि। नमस्ते।